गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया अनुपात देखेंगे। अभी तक हमने तरलता अनुपातों का अध्ययन किया और तरलता अनुपातों में तीन अनुपात, चालू अनुपात, तरल अनुपात और पूर्ण तरलता अनुपात, इन तीन अनुपातों का अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज वित्तीय विश्लेषण के अनुपात विश्लेषण में दूसरी श्रेणी के जो अनुपात हैं, जिनमें हम उत्तोलक अनुपात या जिसे हम अंग्रेजी में लिवरेज रेशो के रूप में जानते हैं, का अध्ययन करेंगे। लिवरेज रेशो का संबंध किसी भी व्यावसायिक संस्था की पूंजी संरचना से होता है। पूंजी संरचना को यहाँ पर वृहदतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो आंतरिक पूंजी और एक बाह्य पूंजी। इस आंतरिक पूंजी और बाह्य पूंजी की विभिन्न मदों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को ही लिवरेज रेशो अभिव्यक्त करता है। इन्हीं लिवरेज रेशो के वर्गीकरण में पहला अनुपात हम ऋण समता अनुपात के रूप में देखते हैं। उसी का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो संस्था की संपत्तियों के विरुद्ध स्वामियों तथा ऋणदाताओं के सापेक्षिक दायित्वों को प्रस्तुत करता है। यह अनुपात संस्था के बाह्य एवं आंतरिक कोषों के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। इसलिए इस अनुपात को हम बाह्य आंतरिक समता अनुपात के नाम से भी जानते हैं। बाह्य कोषों की गणना करते समय अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। समता अथवा आंतरिक कोषों में समता अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, पूंजी संचय, रोकी गई अर्जने तथा सभी संचय जो आधिक्य दर्शाते हैं को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः इस अनुपात की गणना करते समय दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है तथा स्वामी पूंजी में समता पूंजी, संचित कोषों के साथ अधिमान पूंजी को भी जोड़ा जाता है। अभी तक हमने डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होता है को समझा। अब हम डेब्ट इक्विटी रेशो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसकी गणना किस प्रकार से होती है, वह समझने का प्रयास करते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशो की गणना के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है वह है डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी। इसको हम एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय इंटरनल रिसोर्सेज। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। अब इन दोनों ही मदों में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, उन चीजों को अगर हम देखें तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज में सम्मिलित होने वाली जो मुख्य मुख्य मदें हैं, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एक मुख्य बड़ी हेड है। इस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स शामिल होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के साथ में अगर हम करंट लायबिलिटी को जोड़ दें तो ये सारी चीजें मिल करके हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करेंगी, हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज बन जाएंगी। और दूसरी तरफ हम अगर इंटरनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें तो इंटरनल रिसोर्सेज में हम इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सभी चीजें हम इसमें जोड़ेंगे। और इनको जोड़ने के साथ हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तीन मदे इनमें से हम घटा देंगे। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर प्रश्न में बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट प्रयोग में लाया गया है तो उस नए फॉर्मेट में हम इन तीन हेड्स का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये तीन हेड्स कौन सी हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इन तीन हेड्स का एडजस्टमेंट नहीं होगा। इन तीन हेड्स का एडजस्टमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन तीन हेड्स को हम नई फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस
के अमाउंट को एंट्री करते समय पहले ही इन तीन हेड्स का एडजस्टमेंट कर चुके होते हैं। इसलिए इस रेशियो को अगर हम नई बैलेंस शीट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन तीनों चीजों का एडजस्टमेंट नहीं होगा। यदि किसी विशिष्ट प्रश्न में ये तीनों चीजें अलग से पृथक से दी हुई हैं, जहां पर इनको हम करंट असेट्स में शो कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम इनको यहां पर जो इक्विटी है, इंटरनल इक्विटी या इंटरनल रिसोर्सेज है, उनमें से हम घटाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है, क्योंकि अभी तक जो हमारे प्रश्न पत्र आते रहे हैं उनमें हमने अच्छी तरह से नई बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अपनाना अभी तक प्रारंभ नहीं किया है। अधिकांशतः जो पेपर सेटर हैं वो मिक्स टाइप की बैलेंस शीट को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें पुरानी बैलेंस शीट के भी कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं और कुछ नई बैलेंस शीट्स के आते हैं। तो हमें यहां पर ध्यान देने की जरूरत होगी। डेब्ट इक्विटी रेशियो किसी भी संस्था के दीर्घकालीन शोधन क्षमता को ज्ञात करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुपात है। यह अनुपात तीन तत्वों में हमारी मदद करता है। तीन तत्वों को ज्ञात करने और तीन तत्वों के विश्लेषण में हमारा सहयोग करता है। पहला जो है दीर्घकालीन भुगतान की क्षमता को ज्ञात करने में, यानी किसी भी व्यवसायिक संस्था की अपने दीर्घकालीन ऋणों को भुगतान करने की क्षमता कितनी है, उसे ज्ञात करने में डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारी मदद करता है। दूसरी मदद हमारी यह अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की क्षमता को ज्ञात करते करता है कि फर्म द्वारा जितने ऋण ले लिए गए हैं उनके अतिरिक्त और कितने ऋण लिए जा सकते हैं, उस क्षमता को ज्ञात करने में भी डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारी मदद करता है। और साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ट्रेड ऑन इक्विटी है, उस ट्रेड ऑन इक्विटी की जो पॉलिसी को डिसाइड करने के संदर्भ में डेब्ट इक्विटी रेशियो अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में हमारी मदद करता है। अब हम ये देखें कि डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊंचे होने अथवा नीचे होने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर हम देखें कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना कम होता है, लेनदारों की स्थिति उतनी ही अधिक सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में संस्था ऋण भार कम लेकर के चल रही होती है। यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो के कम होने का मतलब है कि संस्था पर ऋण भार कम है, और ऋण भार कम है तो यहां पर जो लेनदार हैं हमारे, उनके लिए ये स्थिति अच्छी है, सर्वोत्तम स्थिति होगी। इसी प्रकार से इसका विपरीत हम देखें कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो अधिक है तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो के अधिक होने का प्रभाव अंशधारियों पर सकारात्मक पड़ता है, क्योंकि इस दशा में जो अंशधारी हैं वो ट्रेड ऑन इक्विटी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी अंशधारी कम पैसे लगा करके अधिक मुनाफा प्राप्त करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो यहां पर दो स्थितियां हमने देखी कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो कम है तो वो लेनदारों के लिए अधिक सुरक्षित स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि डेब्ट इक्विटी रेशियो अधिक है तो वो जो अंशधारी हैं उनके लिए अधिक लाभप्रद स्थिति को प्रदर्शित करता है। अभी तक हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे ज्ञात किया जाता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का एक संस्था के लिए क्या महत्व है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो का विभिन्न पक्षों, लेनदारों और अंशधारियों के मध्य किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इन सभी की चर्चा की। अब हम एक बैलेंस शीट के कुछ एलिमेंट्स या कुछ मदे लेकर के इस डेब्ट इक्विटी रेशियो को ज्ञात करने का यहां पर प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वास्तव में डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर हमने बैलेंस शीट की कुछ मदे ली हैं, जिसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल के हेड्स के रूप में आप चीज देख रहे हो कि 1 लाख रुपए अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल का। फिर हमने लिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 50,000 का अमाउंट है। फिर हमने जनरल रिजर्व्स लिए हैं 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 और 15% डिबेंचर्स हैं 75,000। इसके अलावा हम करंट लायबिलिटी लेते हैं 50,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। तो हमने
ये 7 प्रकार की मदें एक बैलेंस शीट से ली हैं और इनके आधार पे हम ज्ञात करेंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है वास्तव में। तो यहां पर हम इन मदों की प्रकृति को समझें, तो मदों की प्रकृति को समझने के लिए हम सबसे पहले इनका विश्लेषण प्रारंभ करें। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पीएनएल अकाउंट, ये एक ऐसे हेड हैं जो स्वामी की पूंजी को बताते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर धारक और प्रेफरेंस शेयर धारक और जनरल रिजर्व्स और पीएनएल अकाउंट ये सभी स्वामी से जुड़े हुए हैं, तो ये इंटरनल रिसोर्सेज को इंडिकेट करते हैं। वहीं डिबेंचर्स जो ऋण पत्र हैं वो हमारे ऋण हैं जिन्हें हम एक निश्चित तिथि पर भुगतान करेंगे। तो ये ऋण पत्र और करंट लायबिलिटी ये दोनों चीजें हमारी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को इंडिकेट करती हैं। और यहां पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अलग से हेड दिया हुआ है, जैसा हमने पहले देखा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशंस अगर पुरानी बैलेंस शीट फॉर्मेट में हम देखते हैं तो उन्हें हम यहां पर इंटरनल रिसोर्सेज में से लेस करेंगे। तो यहां पे भी हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को इंटरनल रिसोर्सेज से लेस करेंगे। तो हम अब इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो चीजें देखते हैं। प्रश्न में दी गई विभिन्न मदों का जब हमने विश्लेषण किया तो उस विश्लेषण में अभी हमने देखा कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज के रूप में 2 मदें आइडेंटिफाई हुई थी, डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटीज। इन दोनों ही मदों के अमाउंट को हम जोड़ें, डिबेंचर्स का अमाउंट 75,000 था और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट 50,000 था। दोनों का टोटल 1,25,000 होता है। तो दोनों के टोटल को यहां पर एक्सटर्नल रिसोर्सेज के रूप में हमने 1,25,000 यहां पर लिया है। इसी प्रकार से जो इंटरनल रिसोर्सेज थे, इंटरनल रिसोर्सेज का हमने जहां पर क्लासिफिकेशन किया और आइडेंटिफाई किया तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, ये सभी चीजें वहां पर जो इंटरनल रिसोर्सेज थे, इंटरनल रिसोर्सेज में हमें दिखाई दी थी। इनका हम योग करें यहां पर, तो इनका योग 1 लाख रुपए हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल थी, 50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो जनरल रिजर्व है वो 45,000 और पीएनएल अकाउंट 30,000 थी। इन सभी का योग जो आता है 1,25,000 का योग, 2,25,000 का योग आता है। इस 2,25,000 में से हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अमाउंट को अगर घटा दें तो बची हुई शेष राशि 2,15,000 हमारा इंटरनल इक्विटी या इंटरनल रिसोर्सेज होगी। तो ये जो अमाउंट है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज का अमाउंट 1,25,000 और इंटरनल रिसोर्सेज का 2,15,000, ये हमारे डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने में सहयोग करेंगे। विभिन्न प्रकृति की मदों को क्लासिफाइड करने के बाद में जब हमने उनका टोटल किया और उस टोटल को जो फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय इंटरनल रिसोर्सेज, उसमें अगर हम पुट करें तो यहां पर आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2,15,000। तो ये भागफल होगा 0.58:1, यानी 0.58:1, ये हमारा भागफल निकल कर आता है। ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा। धन्यवाद। आज हमने लिवरेज रेशियो के वर्ग में प्रथम रेशियो डेब्ट इक्विटी को देखा और डेब्ट इक्विटी किस प्रकार से एक व्यवसायिक संस्था के आंतरिक एवं बाह्य कोषों के मध्य अनुपात को प्रदर्शित करती है उसको समझा।